नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में, और जो कंपनीज के बारे में आज बात करूंगा वो इस हफ्ते में उस सारे कंपनीज के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग जो बना है, मतलब शॉर्ट टर्म्स के लिए कोई जो स्विंग ट्रेडिंग्स बना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और टेक्निकली चार्ट पैटर्न के साथ। और पहले मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दे चुका हूँ, सारे ट्रेडिंग्स जो लेवल्स में बना है, जो ट्रेड मैंने मतलब शेयर को फाइंड आउट किया, और वो मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम में अपडेट भी दिया हूँ। जाकर टेलीग्राम को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सब कुछ एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना। मैं आपको सिखाने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। तो आज का जो वीडियोस है वो भी टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा। तो ऑलमोस्ट 5 से 6 कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। 6 नहीं 7 कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। वो सातों कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा लेवल ब्रेकआउट हुआ है, और स्विंग ट्रेडिंग्स लेवल का एंटी भी हो चुके हैं। तो एक एक करके मैं डिटेल्स दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो तो कर लीजिए, क्योंकि आपको अपडेट नहीं तो कहां से मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दीजिएगा, तो नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रिलैक्सो के बारे में। आप सभी जानते हैं रिलैक्सो फूडवेयर्स इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट अभी फूडवेयर इंडस्ट्रीज कंपनी है, क्योंकि नंबर 1 जो कंपनी है वो अभी चेंज हो चुके हैं, नंबर 1 मेट्रो ब्रांड बन चुके हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी होने के बाद भी इस कंपनी का जो स्टेबिलिटी है और कंपनी का मैनेजमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। मैं इस कंपनी को बुलिश हूँ, और मैं यहाँ पे कोई फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। सिर्फ 2 ही चीज मैं आपको दिखाऊंगा। कंपनी डेट फ्री है, और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, और इसका मार्केट कैप भी अच्छा खासा है। पीयर इशू कहाँ पे है, क्या है, वो ना है वो छोड़ दीजिए। जब कंपनी अच्छा है तो सारे पीयर इशू को मतलब पीछे छोड़कर भी स्टॉक भागना स्टार्ट कर देंगे। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, कंटिन्यूसली कंपनी क्या क्या प्रॉफिट को मेंटेन किया, बेस्ट तरीके से प्रॉफिट मेंटेन किया। और इसके लिए इसके ऊपर देखिए, एज ए इन्वेस्टर भी खुद का स्टेक को कंटिन्यू कर रहे हैं। चाहे एफआईएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो, हर किसी के पास इस कंपनी का होल्डिंग्स दिखेगा। अभी रिलैक्सो के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग कप बना, सॉरी एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर, फिर से एक शोल्डर। तो ऑलमोस्ट देखिए 2 बार यहाँ पे 2 बार शोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। जब कोई स्टॉक में 2 बार करके शोल्डर क्रिएट होता है तो हायर पॉसिबिलिटी है, अगर उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा सा धमाका दिखेगा। तो मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम शोल्डर, सेकंड टाइम शोल्डर, और थर्ड टाइम भी एक शोल्डर बनाएगा, और उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है करीबन 21% के आसपास। जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 1170 के आसपास। तो मैं जरूर कहूंगा, अगर इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेना चाहते हैं तो प्लीज एक बार स्टडी करके आपके रिस्क के हिसाब से लीजिए। कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, तो मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्विंग ट्रेडिंग लिया जाता है। तो अभी तक एंट्री नहीं हुआ, तो जब एंट्री होगा इसके ऊपर फोकस रखिए, आपका वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टाटा स्टील। आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप के स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कंपनी है, और 1907 में कंपनी स्टार्ट हुए थे, और कंपनी जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किए थे, और बहुत पुराना कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से 1,60,000 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो सब कुछ तो ठीक ठाक ही है। कंपनी के प्रोमोटर के पास 33% होल्डिंग्स है, और कंपनी का डेप थोड़ा सा ज्यादा है, और कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। अब यही चीज को मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली आप देखेंगे लास्ट कुछ मतलब डेज में देखा तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी मेंटेन किया। और इस बार सिर्फ कंपनी लास्ट अभी करंट जो सिचुएशन है, करंट जो टिल टू मंथ मतलब जो ईयर्स चल रहा है, उस ईयर्स में देखा जाए कंपनी के ऊपर उतना सेल नहीं हुआ, और प्रॉफिट भी मतलब सेल ज्यादा हुआ मगर एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो कोई बात नहीं, फिर भी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास 33% होल्डिंग्स है, उसके बाद एफआईएस के पास 20%, डीएस के पास 20% और पब्लिक के पास 24% के आसपास होल्डिंग्स है। और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में मैं डिस्कशन करूं तो एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला, और यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल है वो एक कफ विद हैंडल पैटर्न क्रिएट किया, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है, तो एक सस्ते दामों में आपको शेयर मिल रहा है। तो इस लेवल में अगर आप मतलब इस लेवल में एंट्री किया जाए तो एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं, और टारगेट ऑलमोस्ट करंट जो प्राइस है, करंट प्राइस से अगर एंट्री लेवल तक मैं टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो करीबन 13 से 14% के आसपास। तो ऑलमोस्ट 14% आप बोल सकते हैं, 14% के आसपास टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये था सेकेंड कंपनी। थर्ड जो कंपनी
उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आप सभी जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है और इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन अराउंड अराउंड 6.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट लॉस भी मेंटेन करते हैं। कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया और इसीलिए जो बैंकिंग स्टॉक का बहुत दिनों तक जो प्रेशर था वो धीरे धीरे करके मतलब पॉजिटिव में देखने को मिला है। धीरे धीरे करके सारे चेंजिंग हो रहा है, तो मेरे हिसाब से एक बिग पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, प्रोमोटर्स के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग्स, सॉरी प्रोमोटर तो यहाँ पे नहीं है, सबसे ज्यादा होल्डिंग्स एफआईएस और डीएस ने उठा के रखा। पूरा का पूरा हिस्सेदारी देखा जाए तो 90% के आसपास हिस्सेदारी एफआईएस और डीएस के पास ही है। क्यों ना रखे, जो कंपनी इतना शानदार एवरेजली आपको रिटर्न दे रहा है, एवरेज आपको 20% के ऊपर रिटर्न दिया और उस कंपनी के ऊपर हर कोई तो चाहेंगे ही कि ये कंटिन्यू करने के लिए। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो इसके ऊपर एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और एक अच्छी तरीके से ब्रेकआउट भी हुआ। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल बना, उसके बाद फिर से एक हैंडल बना। तो जब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कंटिन्यूअसली हैंडल क्रिएट होता है तो हायर चांसेस है उस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा रैली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट किसने किया, ध्यान से इस चीज को देखिए। पहले इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो मैं इसके ऊपर एंट्री नहीं लिया, मैं थोड़ा सा होल्ड किया। मेरे एंट्री लेवल एक्चुअली इस जगह पे है, तो फिर से एक मौका जरूर मिला है क्योंकि वो उसी रेंज के ऊपर आ चुका है जिस रेंज में कंपनी ब्रेकआउट किए थे। अगर मैं ब्रेकआउट लेवल से टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 16% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल आप सभी जानते हैं इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर कंपनी है। तो एक टाइम कंपनी नंबर 1 था, जब से जियो आया तो बाकी कंपनी का तो हालत ही खराब हो गया। वोडाफोन तो बंद ही हो गया था, उसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया तो आज इसीलिए वो खड़ा हुआ है, नहीं तो कब का बंद हो जाता। तो भारती एयरटेल के बारे में बात करूं तो भारती एयरटेल मुझे एक बेस्ट कंपनी लगता है क्योंकि सिर्फ वो इंडिया में नहीं बाकी 14 कंट्रीज में खुद को प्रेजेंस करके रखे हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज में खुद का बिजनेस चलाते हैं और साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को वो 18 कंट्रीज तक वो रिप्रेजेंट करा चुके हैं। तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है अच्छा खासा देखने को मिलेगा, इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। सिर्फ कर्जा कंपनी के ऊपर ज्यादा है क्योंकि कंपनी का जिस सेक्टर के ऊपर बिजनेस है उस सेक्टर में कंटिन्यूसली मेंटेनेंस का जो खर्चा होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए एयरटेल के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा होने के कारण हमेशा कर्जा लिया जाता है। और कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में डिस्कशन करूँ, कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया, इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स किया और सेल्स इंक्रीज होने के बाद कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। बीच में तो कोविड के टाइम में कंपनी दो दो बार करके लॉस भी किए और उस लॉस को रिकवरी किया और उसके बाद कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया। तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया 5 साल और 3 साल में, बाकी सालों में तो एवरेज रिटर्न देखने को मिला है। एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएस डीएस पब्लिक हर किसी के पास निवेश है। देखिए कंपनी तगड़ा है तो इसलिए एफएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को बढ़ा दिया। डीएस ने छोटा मोटा स्टेक बेचा और पब्लिक के पास जितना होल्डिंग्स था उससे कम हो चुके हैं और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। अभी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट भी हुआ। यहाँ पे ब्रेकआउट इस कैंडल में हुआ और इस कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन मिल गया। तो मेरा एंट्री लेवल इस लेवल में ही है और इसके बाद थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ और अभी करंट जो सिनेरियो है वो एंट्री लेवल के आसपास ही है। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मैं मार्किंग करूँ तो ऑलमोस्ट 14% का टारगेट मिल सकता है। जो टारगेट निकल के आ रहा है तो अराउंड 975 के आसपास। तो मैं आपको यही चीज बोल रहा हूँ कि जो मैं एंट्री लेवल्स और टारगेट लेवल आपको बता रहा हूँ वो मेरा खुद का ट्रेड है और मेरा एनालिसिस है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल जगह बाय कर लीजिएगा, क्योंकि किसी कंपनी के ऊपर बाय करने से पहले आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। क्योंकि किसी के बात सुनकर, मेरे बात सुनकर भी कभी ट्रेड मत करिए। चाहे मैं जितने सारे ट्रेड्स आपके साथ शेयर किया हूँ, चाहे वो 90% एक्यूरेसी भी आपको मिले वहां से, फिर भी मैं कहूंगा मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। मेरा रिकमेंड करना यहाँ पे नहीं है, मेरा काम है आपको सिखाना, समझाना, और सीख कर समझ के काम करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट 31,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है। आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, डेप्थ एकदम जीरो डेप्थ है। तो दीपक नाइट्रेट का जो स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस है तो इस सेक्टर का अभी देखा जाए तो स्लो डाउन चल रहा है, तो इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें थोड़ा सा इंपैक्ट आया। पहले कंपनी का 1000 करोड़ तक प्रॉफिट हुआ करते थे और अभी 800 750 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब दीपक नाइट्रेट के ऊपर प्रेशर नहीं है, पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर है और इस प्रेशर के चलते कंपनी के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ
और इसीलिए कंपनी के ऊपर थोड़ा सा सीएजीआर परसेंटेज भी कम हुआ। नहीं तो कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस दे रहा था, अच्छा खासा लेवल्स में कंपनी मेंटेन कर रहा था। तो इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग बना, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे दीपक नाइटेड में लिख दूं, एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ध्यान से इस चीज को देखना, दीपक नाइटेड के ऊपर एक ट्रेड बना, वो क्या है, एक कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना और यहाँ पे शानदार तरीके से ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो गया। तो मेरे इस लेवल के ऊपर यहाँ पे एंटी लेवल्स बना है और जो टारगेट निकल के आ रहा है, तो ऑलमोस्ट टारगेट जो है वो 23% के आसपास है। तो मैं एंटी लेवल से टारगेट लेवल तक अगर देखूं तो एक अच्छा खासा टारगेट लेवल यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये तो 5 कंपनी है और उसके बाद लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है LTTS। तो लार्सन एंड टुब्रो जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज है उसी के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी था, अभी धीरे धीरे करके लार्ज कैप कंपनी के अंदर घुस रहा है। तो कंपनी 50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, ROC बेस्ड है। कंपनी के अच्छा खासा एनुअल इनकम भी है, कर्जा ना के बराबर है। और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस साल भर की बात करूं, IT सेक्टर में हालत खराब होने के बाद भी कंपनी को आपको एक साल भी ऐसे नहीं लगेगा कि कंपनी के ऊपर प्रेशर आया। हाँ, सिर्फ कोविड के टाइम में थोड़ा सा प्रेशर आया था, मतलब कंपनी का सेल्स डाउन हुए थे, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आया। बाकी फिर से देखिए कंपनी किस तरीके से फिर से खड़ा हो चुके हैं। तो इस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद कंपनी आपको एवरेज रिटर्न के हिसाब से 30% के आसपास एवरेज रिटर्न कंपनी आपको दिया है। तो 25 से 30% के आसपास एवरेज रिटर्न दिया और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ बेस्ट है। तो इसके चलते कंपनी ने अच्छा खासा काम भी किया और इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर निवेश करके रखे, जैसे FIs, TIs और पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स पहले भी था उतना होल्डिंग्स आज भी है। अभी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स को, तो ध्यान दे देखना, यहाँ पे क्या बना, एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ इस कैंडल के माध्यम से। उसके बाद देखिए कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर यहाँ पे जो हायर लेवल तक जो इसका टारगेट बन सकता है वो 5600 के आसपास, ऑलमोस्ट 30% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। और इस टारगेट होने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि पहली बात, जो इसका टॉप लेवल का चार्ट पैटर्न है उसके नीचे एंटी बना है, तो उसके नीचे टारगेट बना है, तो इसका मतलब एक हायर पॉसिबिलिटी है इस तरीके से टारगेट को वो इजी अचीव कर सकते हैं। तो ये तो था कुछ 5 कंपनी, और अगर आप कमेंट करेंगे तो बाकी कंपनीज के ऊपर भी मैं वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।